गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का आरोह भाग बीतान भाग 2 से पहला चैप्टर सिल्वर बेडिंग का दूसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में आप लोगों ने मनोहर श्याम जोशी जो लेखक हैं का जीवन परिचय जाना, उनके रचनाओं के बारे में जाना तथा कहानी के कुछ अंश का एक्सप्लेनेशन भी हुआ। यशोधर पंत वाईडी पंत एक सचिवालय में दिल्ली सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर थे, क्लर्क थे। ड्यूटी से अपनी काम समाप्त करके जब आखिरी फाइल को लाल फीते से बांध करके सामने दीवार पर लगी घड़ी पर देखते हैं तो वो 5:25 बजा रही थी और चलते हुए अपने जो सहकर्मियों से हंसी मजाक करने की एक परंपरा उन्होंने अपने आदर्श पुरुष कृष्णानंद पांडे से सीखी थी। उसी के तहत चुहलबाजी करते हुए अपने साथियों से कहते हैं कि तुम लोगों की तरह ही ऑफिस की घड़ी भी सुस्त है। तो एक उदंड सहकर्मी जो जूनियर था उसने इनका हाथ पकड़ कहा कि चड्ढा उसका नाम था, यशोधर बाबू या बड़े बाबू, आपकी इस चुनेदानी की क्या हाल है? ये टाइम तो सही बताते ना? कहते हैं कि मिनट टू मिनट बताती है, रोज़ रेडियो से मिलाते हैं। कह रहे अरे कितनी पुरानी हो गई, अब तो नई ले लीजिए, आजकल डिजिटल आ गई है, जापानी तकनीक की, सस्ती भी मिल जाती है। तो कहते नहीं, ये मेरे घड़ी शादी की घड़ी है, भले पुरानी हो गई लेकिन टाइम सही करेक्ट बताती है। तो दूसरे सहकर्मी ने पूछा कि अरे भाई आपकी शादी कब हुई थी? उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि 6 फरवरी 1947। वो तुरंत जोड़ कर हिसाब लगा के, अरे आज तो इनकी एनिवर्सरी है, वो भी सिल्वर बेडिंग 25वीं सालगिरह है। और तुरंत चड्ढा ने कहा कि यशोधर वो ऐसा करिए कि एक बड़ा सा नोट निकालिए और पूरे ऑफिस के लिए चाय पानी का इंतजाम हो जाए। कहें कि भाई ये देखिए, हम ये सब परंपरा नहीं मनाते हैं, ये अंग्रेज़ों का चोचला है, हम लोगों में ये रीति रिवाज नहीं है। तो उसने कहा अरे बड़े बाबू काहे गोल गोल घुमा रहे हैं? अरे बहुत बड़ी आपकी रुपया नहीं निकल जाने वाला है, थोड़ा सा ही चाहिए। तो निकाले तो 10 रुपया बटुए से दिए। तो कह रहे इतने से क्या होगा, कम से कम 30 रुपया हो तो पूरे सेक्शन का भरपूर चाय नाश्ता हो जाए। तो उन्होंने फिर 30 रुपया दे दिया और उन सबों के लाख मना करने पर भी, आग्रह करने पर भी वो रुके नहीं उस बारे में। यहाँ तक हुआ था, आप लोग देखे थे, चड्ढा 10 का नोट चपरासी को देते हुए बड़े बाबू से के आगे हाथ फैला दिया और कहा कि कम से कम एक नोट और हो तो सेक्शन का काम बन जाए। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते थे। आज से 50 साल की बात है, तो 100-150 रुपये का उस समय बहुत अहमियत था। कम से कम 10-15 हज़ार रुपये वो सभी लोग जानते थे। 10-15 हज़ार रुपये हमेशा पॉकेट में रखते रहते थे। और उनका दैनिक खर्च भी नगण्य था, यानी कि ना के बराबर था, क्योंकि किसी प्रकार का कोई पान बीड़ी सिगरेट गुटखा इत्यादि नहीं खाते थे, बाहर का चाय वगैरह भी नहीं पीते थे, बस का भाड़ा भी नहीं लगता था, जाते थे पैदल ही आते थे।
क्या गोल मार्केट से सेक्रेटरी तक पहले साइकिल से आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं। पहले साइकिल से आते थे लेकिन अब पैदल आते जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चे भाई बड़े हो गए हैं, अब सभा सोसाइटियों में जाते हैं तो उनको लगता है कि अब एक सचिवालय में जो क्लर्क होता है उसकी बड़ी इज्जत होती है, और वो साइकिल से जाएं उन सबों को अच्छा नहीं लगता था, अनुचित लगता था। नागवार मीन्स अनुचित लगता था। बच्चे कहते थे कि साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। उनका कहना था कि आप क्लर्क हैं, अरे साइकिल से तो चपरासी जाते हैं, वो भी स्कूटर जाते हैं। वो चाहते थे कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होते थे, कि स्कूटर बड़ा वाहियात सवारी लगती थी, और कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे, खरीद नहीं सकते थे, तो उसके बारे में सोचना ही क्यों। चड्ढा के जोर देने पर यशोधर बड़े बाबू ने 10-10 के 2 नोट और दिए, लेकिन सारे सेक्शन के आग्रह करने पर, इसरार करने यानी आग्रह करने पर भी वो अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मातहत लोगों के चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में है, जो उनके आदर्श पुरुष किशनदा हैं। तो अपने सहकर्मियों से चलते चलाते थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेना, वो उनकी परंपरा में है कि दिन भर का जो कड़वाहट होगा अपने काम के सिलसिले में, जो अपने जूनियरों को या किसी को बोला होगा, तो वो सारी कड़वाहट दूर हो जाती है। पर उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप-गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। आप उनसे हंसी मजाक कर लीजिए, लेकिन उनके साथ बैठ कर के आप खाना पानी खाएं, चाय नाश्ता करें, और इधर उधर की गप-गपाष्टक में इधर उधर की बातें, बेकार की बातें करना, ये उस परंपरा में, उनके परंपरा में, किशनदा की परंपरा में नहीं था। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई थी। इधर कुछ समय से, जब से हमें लगा पैदल आने लगे हो, तो घर से, इस ऑफिस से घर जाते समय गोल मार्केट और उसके बीच में बिड़ला मंदिर पड़ता है, थोड़ी सी हट करके, वहाँ अब वो रोज़ जाने लगे। वहाँ बैठ करके प्रवचन इत्यादि सुनते, भजन वगैरह सुनते या खुद भजन करते। यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती थी। बच्चे कहते थे कि बब्बा आप बूढ़े थोड़े हो गए हो जो कि पूजा पाठ और भजन कीर्तन इत्यादि मंदिर संदिर जाने लगे, इतना ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हुए यशोधर बाबू इन आलोचनाओं को अनसुना कर देते थे। वो किशनदा से ही ये परंपरा से बच्चों से ज़्यादा मुँह नहीं लगना चाहिए, वो अनसुना कर देते थे। सिद्धांत के धनी कि किशनदा के अनुसार यही निशानी मिली थी। बिड़ला मंदिर से उठ करके पहाड़गंज जाते सब्जी मंडी, वहाँ से सब्जी वगैरह लेते, या उस बीच किसी से मिलना मिलाना हो, किसी दोस्त से, किसी मित्र से, तो वो उसी बीच समय करते, वही काम कर लेते। भले ही दफ्तर यानी ऑफिस 5 साढ़े 5 बजे छूट जाता हो, लेकिन ये घर 8 बजे ही पहुंचते थे। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था, और जिस पर इन दिनों 6 मंजिला इमारत बन गई है। आज बिड़ला मंदिर जा रहे थे तो उस कंपाउंड की तरफ, उस अहाते की तरफ इनका निगाह पड़ा जहाँ ये पहले रहते थे किशनदा के साथ, उनके 3 BHK रूम में। आज वहाँ जगह वो टूट गई है और वहाँ पे 6 मंजिला इमारत बन गई है। भाई 1 मंजिला इमारत की जगह तोड़ तोड़ कर 6 मंजिला इमारत में कहाँ लोग रहेंगे इतनी बढ़ती आबादी में।
इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। एरिया, हर एरिया का नाम होता है, हर मोहल्ले का नाम होता है, तो DIZ एरिया का नक्शा ही बदल गया। इन्हें बड़ा बुरा लगता था कि पहले कितना अपना अपना सा लगता था, अब यहाँ बहुमंजिली इमारत हो गई, बड़ा बुरा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। पूरा गोल मार्केट जहाँ ये भी रहते हैं वो भी टूट रहा है। भाई एक मंजिला इमारत में अब नहीं बसर होगा ना, तो बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, पर उन्हें यह ज़रूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। उनको नहीं पता था कि लोग ठीक कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, पर ये जानते थे कि इस क्षेत्र से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए उन यादों को ताज़ा रखने के लिए इस क्षेत्र में रहना बहुत ज़रूरी है। इस क्षेत्र में बने रहना बहुत ज़रूरी है। उन्हें एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद के अनुरूप, गरिमा के अनुरूप ही D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। भाई इनका जो क्वार्टर था वो भी टूटने वाला था, तो कई बार आया कि भाई आप एंड्रयूज नगर चले जाइए, लक्ष्मीबाई नगर या पंडारा रोड पे आपको D2 टाइप का क्वार्टर मिल रहा है जो आपके पोस्ट के हिसाब से है। लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं मैं गोल मार्केट ही रहूँगा, मुझे यहाँ से यादें जुड़ी है, मैं इसे छोड़ करके नहीं जाऊँगा। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में से एक अपने नाम अलाट करा लिया। जब इनका नंबर आया तो जो बगल में मकान बचे थे उसमें अलग रह लेते थे, फिर वो टूटा तो उसमें रह लेते थे। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, जब पत्नी ने ये पूछा कि भैया जब ये टूट जाएगा तब क्या करोगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि तब की तब देखी जाएगी। कहा और उसी तरह मुस्कुरा दिए जिस तरह किसंदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। उनसे कोई कुछ भी कहता था कि भाई जब रिटायर हो जाएंगे तब क्या करेंगे, तो कहा तब की तब देखी जाएगी। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है। जब से उनके बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो वो अपने पिता को बात बात पर टोकने लगे कि बब्बा ये पुराने ख्यालातों के थे, हर पुरानी परंपरा रीति रिवाज को निभाने वाले थे, और वो सब मॉडर्न ज़माने के, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था, तो इन्हें टोकते थे, तो बात बात बहस होती थी। उनकी पत्नी भी बच्चों का ही साथ देती थी, तो इसी वजह से ये अब घर जल्दी नहीं लौटते थे। 5 साढ़े 5 बजे के ऑफिस छूटने के बाद भी ये 8 बजे पहुंचते थे, ताकि घर जाएं, नहाएं खाएं और सो जाएं, बच्चों से बहस ही न करने पड़े। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। भाई बच्चे जब छोटे थे तो भाई चलिए उनको पढ़ा लिखा देते थे, उनका होमवर्क करा देते, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए, बड़ा लड़का प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। जो बड़ा लड़का था वो एक विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट कंपनी में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती है। बहुत ब्रिलियंट नहीं था, साधारण ही था, लेकिन उसे जो तनख्वाह मिल रही है बहुत हाई फाई मिल रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि इतना हाई फाई तनख्वाह कैसे पा रहा है। वह कहते हैं कि 1500 रुपये तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिल रहा है। 1500 रुपये कह रहे हैं कि हमें तो अब रिटायरमेंट के पास आकर के मिल रहा है।
समझ लीजिए 1,500 रुपये वो कम से कम आज के ज़माने का 70-75 हज़ार रुपया है। और इसे शुरू में ही 1,500 रुपये देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेच होगा, क्योंकि ज़्यादा तनख्वाह दे रहे मतलब ज़रूर कुछ उसमें गलत हो रहा होगा, गलत चल रहा होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब वह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब उसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर, पिछले साल आया था पीसीएस में, उसका नीचे से आया था लेकिन ज्वाइन करने से मना कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है, वो अमेरिका पढ़ रहा है, छात्रवृत्ति, सरकारी छात्रवृत्ति लेकर गया। और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली आ रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। बेटी शादी के योग्य हो गई है, कई रिश्ते इन्होंने तय किए लेकिन सबको उसने रिजेक्ट कर दिया और बार बार कहती है कि मुझे डॉक्टरी करना है, मैं भी भैया की तरह अमेरिका जाऊंगी। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहीं समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। मतलब कि जब अपने पूरा परिवार मिलकर के एक साथ बैठे ना, एक साथ बात न करे, एक साथ खाना न खाए, तो वहाँ खुशहाली नहीं होती है। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं है। जो इनके रिश्तेदार थे जो कि कमज़ोर थे भाई पैसे से, तो उन रिश्तेदारों की बच्चे उपेक्षा करते थे, उनसे बातचीत नहीं करना चाहते थे, उन्हें बुलाना नहीं चाहते थे, उनके यहाँ जाना नहीं चाहते थे। एनीवे, जनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना है, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। कहते हैं कोई बात नहीं भाई, ये जो जनरेशन गैप है ऐसा चलता रहता है। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मार्ट बना डाला है। कहने कि उनकी पत्नी जो यशोधर बाबू की है वो भी किसी भी प्रकार से आधुनिक नहीं है, वो भी पुराने संस्कारों वाली ही है, पुराने रीति रिवाजों को मानने वाली है, लेकिन बच्चों की तरफदारी करते करते उन्हें भी मॉडल बना दिया। बच्चे कहते हैं कि नहीं मम्मी ये पहनो तो वो पहनती हैं, मम्मी ये करो तो वो करती हैं, बच्चों की बात मानती हैं, वो बच्चों के अनुसार अपने आप को ढाल लेती हैं, तो इसलिए उनका बच्चों से पटता है। और ये अपने आप को बच्चों के अनुसार नहीं ढाल पाते हैं, इसलिए पत्नी और बच्चों से बात बात पर इनकी तकराहट होती रहती थी। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे, यहाँ दिल्ली में। सोचिए, इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। इनके 2 चचेरे भाई कहिए और उनके भी 2 पत्नियां ताऊ जी रहते थे, और वो दोनों बहुएं खूब लड़ती थी, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जेठानियों की चलने दें। वो अपने बच्चों से बार बार ये शिकायत करती कि ये हमारा पक्ष कभी लिया ही नहीं, हमारी बातें नहीं कभी सुने। जब हुआ तो जेठानियों की बातें सुनते थे, उन्हीं की तरह से हमें डांटते थे, बोलते थे, लेकिन हमारी कभी नहीं सुनते थे। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थे। यानी रीति रिवाज संस्कारों के ऐसे बंधन में बांधा गया
कि पर्दा करके रहना है, घूंघट करके रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, बड़ों से बात नहीं करना है। मानो कि ये सबसे बूढ़ी औरत हो घर में। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती हैं घरवाली बच्चों से। कहती कि जितने भी उस घर में नियम इनकी जो बड़ी माँ हैं उनके लिए बनाए गए थे, वो सारे नियम ये हमसे पालन करवाते थे। ऐसा ये अपने बच्चों से बार बार कहते थे। ठीक, अब आज के वीडियो में इतना ही। शेष मैं अगला भाग अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। अगर इस वीडियो में कोई समस्या हो तो आप हमें फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।